आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी भर प्योरिटी और पाप के बीच खुद को खो दिया, और जब उसकी जिज्ञासा हद से आगे बढ़ती है तो शुरू होता है गिल्ट, कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट का तूफान। क्या वो अपने अंदर की चाहतों को समझ पाएगी या फिर वही बन जाएगी जिससे बचने की उसे सीख दी गई थी? यही सब देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हमें 17 साल की एलिस नाम की लड़की दिखती है जो 11वीं क्लास की छात्रा है और एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। अगर कोई लड़का बेल्ट पहनना भूल जाए या कोई लड़की थोड़ी छोटी स्कर्ट पहन ले तो उसे पूरे हफ्ते पनिश किया जाता था। दूसरी ओर उनके टीचर मर्फी को दिखाया जाता है जो उस दिन मानव संबंध और शिक्षा पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने इंसानी रिश्ता सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है, इसीलिए ऐसे रिश्ते हमेशा शादी के बाद ही होने चाहिए ताकि दो लोगों के मिलन से नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। अगर कोई लड़का या लड़की शादी से पहले एक दूसरे के करीब आते हैं तो यह भगवान की नजर में गलत माना जाता है। तभी वेड नाम का एक लड़का पूछता है, क्या सेल्फ सेक्स करना भी गलत है? इस पर मर्फी जवाब देते हैं, क्या तुम उस तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हो? नहीं ना, तो फिर वो भी सही नहीं है। और याद रखो, भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जो उनके नियमों के खिलाफ हो। क्लास खत्म होने के बाद एलिस के पास उसकी फ्रेंड लोरा आती है। एलिस मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे तुम्हें पता था कि खुद ऐसा करना भी गलत होता है? इस पर लोरा हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे तो पहले से पता था, और वो जो तुम टाइटैनिक के कार वाले सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी तो गुनाह है। इस पर एलिस जवाब देती है, अरे नहीं, मुझे तो बस जानने की जिज्ञासा होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद एलिस घर पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि उसके माँ पापा घर पर नहीं है। मौका देखकर वो कंप्यूटर पर चैट करने लगती है। तभी उसे एक अनजान आदमी का ईमेल आता है जिसमें उसने अपनी पत्नी के साथ की एक निजी फोटो भेजी होती है। ये देखकर एलिस घबरा जाती है और तुरंत वो मेल बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद एलिस के मन में फिर से वो फोटो देखने की इच्छा होती है तो फिर वो मेल दोबारा खोलती है। तभी वो आदमी उसे एक और मैसेज करता है जिसमें वो उसकी उम्र और जगह पूछता है। एलिस उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो उसकी फोटो मांगता है, लेकिन एलिस अपनी नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड कैट की फोटो भेज देती है। ये देखकर वो आदमी कहता है, वाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो। धीरे धीरे दोनों के बीच रोमांटिक बातें शुरू हो जाती हैं। उस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ की कुछ निजी तस्वीरें भी भेजी जिन्हें देखकर एलिस का मन बेचैन होने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। उसी वक्त उसके माँ पापा घर लौट आते हैं तो एलिस घबरा जाती है और जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन लंच के टाइम पर उनके पास बेथ आकर बैठती है। लोरा उससे पूछती है, कल तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? इस पर बेथ जवाब देती है, मैं तो स्कूल की तरफ से एक धार्मिक ट्रिप पर गई थी। वहाँ जाकर मुझे भगवान के बारे में बहुत कुछ समझ आया और अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। फिर बेथ एलिस की तरफ देख कर कहती है, वैसे तुम्हारे बारे में भी मैंने काफी कुछ सुना है कि तुमने लोरा की पार्टी में कुछ अजीब सा किया था। यह सुनकर लोरा हैरान होकर पूछती है, क्या सच में तुमने मेरी पार्टी में ऐसा कुछ किया था? एलिस तुरंत कहती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मुझे तो ये सैलेड्स का मतलब तक नहीं पता। इस पर बेथ कहती है, लेकिन ये बात तो अब पूरे स्कूल में फैल चुकी है, यहाँ तक कि वेड का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने वाला था पर मैंने किसी तरह दोनों को समझा लिया। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और एलिस शर्मिंदा होकर वहाँ से उठ जाती है। बाद में जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं तो एक टीचर एलिस के पास आती है और कहती है, ये शरीर तुम्हें भगवान ने दिया है और तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि ऐसी हरकतें। ये सब सुनकर एलिस को अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस होती है, इसलिए वो चर्च जाती है और भगवान से माफी मांगती है। वो प्रार्थना में कहती है, भगवान मेरा मन अब गलत चीजों की तरफ जाने लगा है, कृपया मुझे संभालो। इसके बाद वो सोचती है कि उसे स्कूल ट्रिप पर जाकर अपना मन शांत करना चाहिए और भगवान के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन सब लोग स्कूल ट्रिप पर निकलते हैं। वहाँ पहुँचते ही सीनियर्स सबका स्वागत करते हैं। उसी दौरान एलिस की नजर एक लड़के पर पड़ती है और वो उसे देखकर फौरन आकर्षित हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, ये कौन है? तो लोरा मुस्कुराकर कहती है, अरे तुम इसे नहीं जानती, ये हमारे फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। फिर वहाँ की इंचार्ज नीना सबके पास आती है और उन्हें रूम्स दिखाती है। वो कहती है, यहाँ फोन और घड़ी लाने की मना है, अगर किसी के पास है तो अभी मुझे दे दो, जब ट्रिप खत्म होगी मैं सबको वापस दे दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी तो दे देती है लेकिन फोन बैग में छुपा लेती है और कहती है, मेरे पास फोन नहीं है। इसके बाद वो हॉल में पहुंचती है जहां मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। जब एलिस को पता चलता है कि उसके ग्रुप का लीडर क्रिस है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। सब लोग सेटल हो जाते हैं तो मर्फी उनसे कहता है, आप सब यहाँ भगवान की इच्छा से आए हैं। यह ट्रिप आपकी जिंदगी का एक खास अनुभव साबित होगी जो आगे चलकर आपके बड़े फैसले लेने में मदद करेगी और भगवान के साथ आपका रिश्ता और गहरा बनाएगी। इसके बाद मर्फी सबको एक एक फॉर्म देता है
जिसमें अलग अलग भावनाएं लिखी होती हैं। वो कहता है, पिछले 1 साल में आपने जो भी महसूस किया है उस पर गोला लगाए। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और वो आकर्षण महसूस किया वाले विकल्प पर गोला लगा देती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसे किसी के प्रति खास खिंचाव महसूस हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद एलिस को एहसास होता है कि अगर किसी ने ये देख लिया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो जल्दी जल्दी उस निशान को मिटाने लगती है, लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका होता है। घबराहट में वो उसे पेंसिल से काटती है और फॉर्म जमा कर देती है। इसके बाद नीना सबके सामने एक स्पीच देती है। वो कहती है, पहले मेरे घर वाले मुझे नजरअंदाज करते थे और मैं खुद को अकेला महसूस करती थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ आया कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और यही मुझे मन की शांति मिली। यह सुनकर एलिस के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद हम रात को एलिस को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ वह अपने फोन में गेम खेल रही थी। तभी उसका फोन में मैसेज आता है और उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। यह देखकर एलिस को एक नोटी आइडिया आता है और वह फोन को अपने टांगों के बीच में रखकर मजे करने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है। अगली सुबह सभी लोग जंगल में एडवेंचर के लिए जाते हैं। तभी एलिस क्रिस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए गिरने का नाटक करती है और वो उससे कहती है कि उसे काफी ज्यादा चोट आई है, इसलिए एलिस कहती है कि वो अब चल नहीं पाएगी। ये सुनकर क्रिस उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर नर्स के पास ले जाता है। पहली बार किसी ने इस तरह उसकी मदद की थी, जिससे एलिस को काफी अच्छा लगा। वो उस पल को महसूस करती हुई मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद नीना आती है और एलिस को ग्रुप फोटो के लिए बुलाती है। तभी एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है। नीना फोन को देख लेती है और गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे पहले ही दिन फोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर वो जाकर ये बात फादर मर्फी को बता देती है। फिर फादर मर्फी सबका एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके बाद वो एलिस से कहते हैं, हमने यहाँ कुछ खास सीखने और समझने के लिए ये नियम बनाए हैं और तुमने उसे तोड़ा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मर्फी एलिस को पूरे कैंपस की सफाई करने का काम दे देते हैं। एलिस सफाई करते करते मर्फी के केबिन तक पहुंचती है, जहां उसे एक कंप्यूटर दिखता है। जिज्ञासा में वह उसे ऑन करती है और सेलेटस शब्द का मतलब जानने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह उसे अलग अलग अर्थ मिलते हैं। कोई साफ जवाब न मिलने पर एलिस कंप्यूटर बंद कर देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन एलिस कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे होते हैं, तभी फादर मर्फी गुस्से में वहां पहुंचते हैं। वह सबके सामने चिल्लाते हैं, किसने मेरे कंप्यूटर पर गलत चैट की है, अभी बताओ। लेकिन वहाँ बैठे किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। मर्फी कहते हैं, भले ही तुम मुझसे कुछ छुपा लो, पर याद रखना गॉड सब देख रहे हैं। ये सुनकर एलिस के चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसके बाद मर्फी एक एक करके सबका इंटरव्यू लेने लगते हैं। जब एलिस की बारी आती है तो वो उससे पूछते हैं, गॉड के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? जिस पर एलिस मुस्कुराकर जवाब देती है, अच्छा है फादर। फादर मर्फी फिर गंभीर होकर पूछते हैं, तो तुमने उस फॉर्म में टर्न ऑन पर टिक क्यों किया था? एलिस थोड़ा झिझकते हुए कहती है, वो मैं कुछ दिन पहले फील कर रही थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। मर्फी फिर पूछते हैं, क्या तुम अब भी ऐसा महसूस करती हो? एलिस जल्दी से जवाब देती है, नहीं फादर, अब बिल्कुल नहीं। अगले दिन जब एलिस सफाई कर रही होती है, तभी वेड वहाँ आता है और जानबूझकर कचरा नीचे गिरा देता है। गुस्से में एलिस उससे कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो गई हूँ। सब मुझे एक खराब लड़की समझते हैं, जबकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो जाकर सबको सच बता दो। लेकिन वेड सच बताने से साफ मना कर देता है। उसी वक्त फादर मर्फी वहाँ पहुँचते हैं और वेड को डांटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एलिस दोबारा सफाई में लग जाती है। तभी उसे जमीन पर वेड का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब एलिस किचन की सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है, जहां नीना एक लड़के के साथ रोमांटिक मूड में थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और नीना तो उसे ब्लो जॉब भी दे रही थी। ये देखकर एलिस के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है और उसका मन फिर से भटक जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सफाई करते हुए ही अपने झाड़ू को पकड़कर अपने एहसासों को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो अपनी फ्रेंड लोरा के पास जाती है और उसे नीना के कारनामे के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन लोरा उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं करती। वो गुस्से में कहती है, एलिस, तुम्हारे दिमाग में तो हर वक्त बस एक ही चीज घूमती रहती है। तुम्हें नीना के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? वो आगे कहती है, मुझे तो पूरा यकीन है कि फादर मर्फी के कंप्यूटर पर जो एडल्ट चैट हुई थी वो भी तुमने ही की थी और वही सैलेटॉस वाली हरकत भी तुमने की होगी। एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है, लोरा, मैं कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लेकिन लोरा बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है।
है, जिससे एलिस का दिल पूरी तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस फादर मर्फी के कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे अचानक एक ख्याल आता है। वो धीरे से वेड का ब्रेसलेट निकालती है और मौका देखकर उसे फादर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। तभी वहाँ फादर मर्फी आ जाते हैं तो एलिस जल्दी से छिप जाती है। मर्फी अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कुछ देर बाद उस पर एक एडल्ट वीडियो चलाने लगते हैं। फिर वो खुद को रोक नहीं पाते और गलत हरकतें करने लगते हैं। ये देखकर एलिस के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है जो आदमी पूरे स्कूल में हमें सिखाता है कि ऐसे काम करना पाप है, वही खुद ये सब कर रहा है। उसे गुस्सा भी आता है और घिन भी। वो वहाँ से चुपचाप बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाकर रोने लगती है। उसी वक्त उसकी मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस उसे परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ एलिस, तुम ठीक तो हो? एलिस कुछ बोल नहीं पाती, बस उसे देखती रहती है। क्रिस उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती और वो अचानक क्रिस को किस कर लेती है। क्रिस भी उसे किस करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो खुद को रोकता है और वहाँ से चला जाता है। एलिस अंदर से अधूरी और परेशान रह जाती है। रात में जब सब लोग प्रेयर में लगे होते हैं तब एलिस का मन वहाँ नहीं लगता। वो चुपचाप वहाँ से निकलती है और पास के बार में जाकर बैठ जाती है। उसे उदास देखकर बार की मालकिन जीना उसके पास आती है। एलिस उससे कहती है, पता नहीं लोग अंदर से जैसे होते हैं वैसे खुद को बाहर क्यों नहीं दिखाते। मेरे स्कूल में तो छोटी सी गलती करने पर भी डर लगता है। जीना मुस्कुराते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम अब भी कैसा महसूस कर रही हो। वो आगे कहती है, असल में कोई भी इंसान पूरी तरह नहीं जानता कि वो सही कर रहा है या गलत, बस हम सब अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे, क्योंकि आखिर में वही होगा जो गॉड ने हमारी किस्मत में लिखा है। इसके बाद जीना उसे कैंप तक छोड़ देती है और जाते जाते कहती है, अगर सच में आजादी चाहिए तो स्कूल बदल लो ताकि तुम अपने मन की जिंदगी जी सको। जाते समय एलिस जीना से पूछती है, क्या आप जानती हैं कि सेलेटस का मतलब क्या होता है? जीना मुस्कुराकर जवाब देती है, किसी के साथ गलत या गंदी हरकतें करना। अब एलिस को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अगले दिन कैंप का आखिरी दिन था और सबको पता चल गया था कि वेड ने ही एलिस के बारे में झूठी बातें फैलाई थी, क्योंकि फादर के कमरे से उसका ब्रेसलेट मिला था। लोरा एलिस के पास आती है और कहती है, माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। एलिस कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। वेड वहाँ आता है और सबके सामने गॉड से अपने की माफी मांगता है। इसके बाद एलिस स्टेज पर स्पीच देने आती है और कहती है, यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर जी रहा है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखते हैं। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों से हम खुद को समझना सीखते हैं। हमें एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से पेश आना चाहिए, क्योंकि यही बात गॉड भी हमसे चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एलिस अपने घर लौटती है और नए कॉलेज की तलाश करने लगती है। कुछ समय बाद जब वह नए कॉलेज पहुंचती है तो वहीं उसकी फिर से मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस एलिस से उस दिन की बात के लिए माफी मांगता है और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद एलिस अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए फादर मर्फी के पास जाती है ताकि वो अपना कन्फेशन दे सके। वो कहती है, जब मैं स्कूल ट्रिप पर गई थी तब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी और औरत कार पर गलत काम कर रहे थे। ये सुनते ही मर्फी सब समझ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। एलिस आगे कहती है, मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने उसे देखा। क्या गॉड मुझे इसके लिए माफ करेंगे? मर्फी धीमी आवाज में जवाब देता है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और गॉड के बीच की है, मैं नहीं कह सकता। फिर मर्फी उसे आशीर्वाद देता है और एलिस हल्के मन से अपने घर लौटती है। वो फिर से टाइटैनिक मूवी का कार वाला सीन देखती है और अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ रखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शर्म नहीं, एक सुकून भरी मुस्कान होती है। अब उसे अपने एहसासों से डर नहीं लगता था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।